हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, सेक्शन ए करेंगे। सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य में गुजरती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को आतंक का युग कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? बी आंसर रहेगा रॉबेस्पियर। Whose rule is known as the reign of terror, that is Robespierre। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है तो आंसर जो है इसका रहेगा हमारा राजस्थान। डी आंसर हो जाएगा राजस्थान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, नाथसी शासन के समय गुप्त पुलिस का क्या नाम था? तो नाथसी शासन के समय गुप्त पुलिस का नाम क्या था? ग्रेस टापू था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेस टापू। फोर्थ का ए रहेगा। यस, व्हाट वाज द नेम ऑफ सीक्रेट स्टेट पुलिस ड्यूरिंग नाजी रैम? तो क्या हो जाएगा? ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, गलत मिलान की पहचान करनी है। तो फिफ्थ का आंसर आपका बी रहेगा, नामचा बरुआ नेपाल। ये गलत है। ठीक है, फिफ्थ का आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ का आंसर आपका रहेगा, नदी की जानकारी के आधार पर जो है आपको नदी की पहचान करनी है। तो ये कौन सी नदी है? लंबाई दी गई है 1400 किलोमीटर। उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट और सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रभा। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। आइडेंटिफाई द रिवर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें लेंथ, ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। तो इसमें आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीय क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र की क्रिया कौन सी नहीं होगी? इसका आंसर आपका डी रहेगा, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और इसके लिए सही परिभाषिक शब्द का चयन करना है। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये प्रभुत्व संपन्न के अंतर्गत आता है, सोवेरियन के अंतर्गत आता है। दैट पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। संकल्पना दी गई है, स्टालिन ने सामूहिकीकरण जो अभियान था वो आरंभ किया। ठीक है, और कारण है, स्टालिन समाजवाद में विश्वास रखता था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, स्टालिन हैज स्टार्टेड द कलेक्टिविज्म प्रोग्राम बिकॉज स्टालिन बिलीव इन सोशलिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका 9th का ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। संकल्पना है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। और कारण रहेगा, दक्षिण अफ्रीका में शासक रंग भेद में विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसमें संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, तो ये आपको बताना है। तो आपका 10th का आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। जो कारण है वो इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ए लॉट ऑफ atrocities इन साउथ अफ्रीका। द रूलर ऑफ साउथ अफ्रीका बिलीव्ड इन अपार्थाइड। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सिंधु एक मौसमी नदी है और सिंधु हिमालय की नदी है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, जिसमें आपको क्या दिया गया है? डी में की असर्शन जो है यानी संकल्पना वो गलत है और जो रीज़न है वो जो है सही है। तो इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें मुद्रा एक कार्यशील पूंजी है, उत्पादन क्रिया के दौरान मुद्रा समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। दैट मनी इज़ अ वर्किंग कैपिटल एंड मनी गेट्स एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक सही व गलत आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था या अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलनाओं में टकराव को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं। डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा 13th। ठीक है, इसमें आपको और में दिया गया है, अथवा भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो ये आपका जो है दिया गया है इंग्लिश मीडियम में। तो आपका 13 भी बिल्कुल ठीक है, 14th भी बिल्कुल ठीक है, और 15 जो है कृषि पालनपुर की एक जो है प्रमुख आर्थिक क्रिया है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीनों ही 13, 14, 15 आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, रूस की संसद। इसमें क्या दिया गया है? आपको रीराइट करना है स्टेटमेंट को और करेक्ट जो है वो लिखना है। तो रूस की संसद का नाम जो है कांग्रेस है, तो ये गलत है। रूस की संसद का नाम कांग्रेस ना होकर क्या है? ड्यूमा है। क्या हो जाएगा? ड्यूमा।
क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान 12 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है इम्प्लीमेंटेड कब हुआ? 26 जनवरी। 12 जनवरी की बजाय क्या आ जाएगा? 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, रॉबर्ट मुगाबे पाकिस्तान के शासक थे। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे पाकिस्तान के शासक थे और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो किसके शासक थे? जिम्बाब्वे के शासक थे। तो ऐसा नहीं है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो पाकिस्तान है रॉबर्ट मुगाबे वो जिम्बाब्वे के शासक थे, तो इसके अंदर आप जिम्बाब्वे लिख देंगे पाकिस्तान की जगह, और परवेज़ मुशर्रफ वो पाकिस्तान के शासक थे, तो ये आप उल्टा करके लिख देंगे और आंसर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, 26 अप्रैल 1994 को मैक्सिको गणराज्य का नया झंडा फहराया गया था। तो मैक्सिको की बजाय किसका झंडा फहराया गया था 26 अप्रैल 1994 को? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका का फैलाया गया था। इसमें आ जाएगा साउथ अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, आपका यहाँ से आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्याह्न भोजन योजना यानी जो मिड डे मील है वो कहाँ पर लागू की गई थी, किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में लागू की गई थी बच्चों। किस में लागू की गई थी? जो मिड डे मील है वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु में लागू किया गया था। उसके बाद है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है। क्या लिख देंगे आप? यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, सभी बच्चों को पता ही है, महेंद्रगिरी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? अनाईमुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सो हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज़ महेंद्रगिरी एंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ अनाईमुड़ी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों का नाज़ी युवा संगठन क्या कहलाता है? युंग फोक कहलाता है। नाज़ी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इज़ नोन एज युंग फोक। क्या आ जाएगा बच्चों? युंग फोक आ जाएगा, युंग फोक। ठीक है, उसके बाद देखिए, मताधिकार आंदोलन क्या था और व्हाट इज़ सफ्रेगेट मूवमेंट? तो ये क्या है? जो वोट डालने का अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन था वो मताधिकार आंदोलन कहलाता है। लिख लेंगे आप या याद कर लेंगे, वोट डालने का अधिकार मताधिकार आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, पाक जल संधि भारत को किस देश से जोड़ती है? तो पाक जल संधि भारत को किस देश से जोड़ती है? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। क्लियर है, किससे जोड़ती है? कौन से देश से जोड़ती है? श्रीलंका से जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी की किसी एक सहायक नदी का नाम आपको बताना है। तो सिंधु नदी ने मैनी वन ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, तो क्या हो जाएगा? इंडस रिवर दैट इज सतलुज हो जाएगा। ठीक है, सतलुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी की एक सहायक नदी सतलुज हो जाएगा, सतलुज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का, एक वर्ष पर किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना क्या कहलाता है? बहुविध फसल कहलाता है। ठीक है, एक ही साल में एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना जो है बहुविध प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतगणना से आप क्या समझते हैं? और इसी का सेकंड देखेंगे, चुनाव धांधली से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिगिंग? तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, मतगणना क्या है? मतदान समाप्ति के बाद वोटों को गिनने का चरण जो है वो क्या कहलाता है? मतगणना कहलाता है। और जो चुनाव धांधली है, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़, वो क्या कहलाती है बच्चों? वो जो है चुनाव धांधली या रिगिंग कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, फरवरी क्रांति के प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा यूरोप में समाजवाद का आना एक क्रांतिकारी घटना थी। इस कथन में समर्थन में आपको तर्क बताने हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। एंड इंग्लिश मीडियम में रहेगा, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप वाज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 के फर्स्ट का रहेगा, जार का राजगद्दी छोड़ना, अंतरिम सरकार का गठन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का आदेश। और फोर्थ रहेगा, जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। ठीक है, कोई भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। यह आंसर आपका अथवा का रहेगा। ठीक है, दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा, 19वीं सदी तक जाना पहचाना विचार। बहुत सारे लोग समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे। 1917 में रूसी क्रांति हुई और धीरे धीरे समाजवाद कई देशों में फैलता चला गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल लोकतंत्र की भावना को मजबूत बनाता है। कथन की पुष्टि करनी है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू स्ट्रेंथ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 30 क्वेश्चन भी साथ देखेंगे। हरित क्रांति के प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखेंगे। समानता की भावना पर आधारित सभी लोगों में सहभागिता है और प्रतिनिधियों का जो है चुनाव हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यानी सिटीजन पावर वो मेन होती है। हरित क्रांति का देखेंगे, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बनती है, भूमिगत जल का कम होना और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, ये इसके एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं। पूनम जयपुर में दिहाड़ी मजदूर है और प्रतिदिन 250 रुपये कमाती है, जो कि प्रचलित मजदूरी दर इससे अधिक है। बी देखिए, सीमा ने BA किया है और वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है। और सी है, अजय दिल्ली में नारियल बेचता है। ठीक है, ये आपका 31 हो गया। और उसके बाद देखिए अथवा में है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है बच्चों, यहाँ से आप जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे। करते हैं दोनों के क्वेश्चन आंसर। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें लिखेंगे जो पूनम है वो बेरोज़गार है। ठीक है, यहाँ पे पूनम क्या है, पूनम जो है वो बेरोज़गार है। और उसके बाद सेकंड में आ जाएगा बेरोज़गार नहीं है, सी में आ जाएगा बेरोज़गार नहीं है। उसके बाद देखिए आर्थिक और गैर आर्थिक के बारे में बताना है। लोग अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को करते हैं जिससे उन्हें धन की प्राप्ति होती है। तो ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं। जिससे हमें मनी मिलता है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और गैर आर्थिक क्रियाएं जो है वो स्वभोग के लिए की गई क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं। और आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण क्या रहेंगे, कृषि, बीमा। और गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण रहेगा जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो वो गैर आर्थिक होगा। जिससे पैसा मिलेगा वो आर्थिक क्रियाएं, जिससे पैसा नहीं मिलेगा काम करने पर वो क्या हो जाएंगी, गैर आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से 4 नंबर के 4 क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के मूल दर्शन की विवेचना करनी है। डिस्कस द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 32 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य उद्देशिका में शामिल किए गए ये मूल्य ही भारतीय संविधान के क्या बने, आधार बने। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन के मानक तय करता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, पथनिरपेक्षता, बंधुता इत्यादि इसके प्रमुख स्तंभ हैं। और इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो कोई भी 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन करना है अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। प्रवाल और सहायक नदी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कोरल्स एंड ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, मेज़ की आकृति वाला स्थल है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सेल से बना हुआ है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध और बेतवा। एंड महादेव, कैमूर, मैकाल इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। तो इसके अलावा और भी अगर पॉइंट्स आपको पता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यदि आप हिटलर शासित जर्मनी के एक युवा होते तो आपको किस प्रकार की भूमिका निर्वहन करना पड़ता, उदाहरण से ही समझाइए। अथवा अपनी प्रचार कला के बल पर हिटलर ने बड़े पैमाने पर जन समर्थन हासिल किया, कथन का विश्लेषण आपको करना है। 34 का फर्स्ट का आंसर रहेगा, युगफोंक में दाखिला, हिटलर युद्ध की सदस्यता, श्रम सेवा में शामिल होना, सेना में काम करना और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता। अथवा का जो आंसर है वो हो जाएगा भ्रामक शब्दों का प्रयोग, जैसे सामूहिक हत्याओं का विरोध करना। ठीक है, तस्वीर, फिल्म, रेडियो आदि का सहारा लेना, पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मन की रटी रटाई छवियाँ दिखाना, मजाक व अपमानित करना। ठीक है, समाजवाद, उग्रवादियों का कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों का शामिल होना। उसके बाद देखिए 34 का हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको समझ लेंगे और अपनी लैंग्वेज में फिर इसको बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, विनोद एक फैक्ट्री शुरू करता है, उत्पादन के किन कारकों का ध्यान उसे रखना होगा, व्याख्या कीजिए। विनोद वांट्स टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कीप इन माइंड। तो फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए उसे भूमि चाहिएगी, उस पर लेबर चाहिएगी। ठीक है, श्रम, भौतिक पूंजी चाहिएगी और कार्यशील पूंजी चाहिएगी। क्लियर है, तो ये चारों चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अनुच्छेद दिया गया है, तो इस अनुच्छेद को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। ये दिया गया है आपको इंग्लिश मीडियम में, तो इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी कुलीन वर्ग को प्राप्त सामंती विशेष अधिकार था। तो इसमें आ जाएगा किसानों से सामंती कर वसूलना, फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। फर्स्ट का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चर्च किसानों से कौन सा कर वसूलता था, तो वो टाइद, इसका बी हो जाएगा। विच टैक्स वाज एक्सट्रैक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट, टाइड्स।
थर्ड क्वेश्चन है, नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर किस प्रकार का कर लगाया जाता था? तो कैसा कर लगाया जाता था नमक और तंबाकू पर? अप्रत्यक्ष कर। विच टाइप ऑफ टैक्सेस वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड टबैको? तो उस पर जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता था। अगला है, फ्रांसीसी समाज में कौन सा एस्टेट कर देता था? तो वो तीसरा एस्टेट कर देता था। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट जो है वो कर देता था, टैक्स देता था इन फ्रेंच सोसाइटी। टाइल था, टाइल क्या था? वो एक प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, टाइल्स जो है वो क्या था? एक डायरेक्ट टैक्स था। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 37 फिर से अनुच्छेद दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 को आप अच्छे से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको ये इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट का आंसर रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग के नाम से। सेकंड रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। फ्रॉम वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर राइज? तो तिब्बत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी बार बार अपने मार्ग क्यों परिवर्तित करती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण, बिकॉज इट ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। तो इसमें ये सारे ही जो है क्या है? सत्य है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी बहुत सी नदियों द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसमें आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म मैनी रिवर आइलैंड? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ब्रह्मपुत्र। नामचा बारवा क्या है? तो नामचा बारवा क्या है? यहाँ पे शिखर है। नामचा बारवा क्या है? पीक है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से 38 अनुच्छेद दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे, जिसमें आंसर, इसमें से आंसर हम करेंगे जैसे हमने अभी ऊपर किया। ये दिया गया है इंग्लिश मीडियम में, इसको भी अच्छे से रीड कर लेंगे कंप्लीट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची में पूर्ण नवीनीकरण कितने वर्षों में किया जाता है? तो ये हर 5 वर्ष में किया जाता है। कंप्लीट रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट टेक्स प्लेस, तो एवरी 5 ईयर्स। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहचान पत्र वोट देने के लिए मतदाता कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? मतदाता फोटो पहचान पत्र भी चलता है, राशन कार्ड भी चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है? ऑल ऑफ द अबव। हमारे देश में कितनी उम्र के सभी नागरिक युवा वोट डाल सकते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा 18। हमारे देश में नागरिक जो है कितने से वोट डाल सकते हैं? तो 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र। तो बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, और इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, सभी सक्षम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हो यह व्यवस्था करना किसकी जिम्मेवारी है? तो यह व्यवस्था किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। फोर्थ का डी रहेगा। ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर पुट इन द वोटर लिस्ट? तो इसमें डी रहेगा, गवर्नमेंट। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, नागरिक का जाति धर्म लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। और इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। तो हमारे देश में 16 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव वोट डाल सकते हैं। तो 16 वर्ष नहीं है, 18 है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। उसके बाद देखिए नीचे आपको एक और अनुच्छेद दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके आंसर्स करेंगे। ये इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक क्या हैं? तो व्यक्ति की आय का प्रमुख निर्धारक क्या है? शिक्षा और कौशल। इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा, एजुकेशन एंड स्किल। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का आपका आंसर सी रहेगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड का आंसर है, असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? कानूनी सुरक्षा का अभाव, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, नौकरी की सुरक्षा का अभाव है। तो इसमें आपके सारे ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपका उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है? तो बिल्कुल ठीक बात है, पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, पेड एट पर विद द मैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र में महिलाओं का सबसे अधिक पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आपका रहेगा शिक्षण और चिकित्सा, टीचिंग एंड मेडिसिन जो है वो पसंदीदा क्षेत्र है। उसके बाद देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। राजनीतिक मानचित्र में ए और बी 2 लक्षण दिए गए हैं, इन लक्षणों को जो है अंकित करना है। तो एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी शक्ति, यानी एक अलाइड नेशन एंड एक्सिस पावर। उसके अलावा भारत के मानचित्र पर उड़ीसा, विंध्य श्रेणी, वुलर झील, बिहार और मालाबार तट ये आपको जो है दिखाने हैं। तो इसमें मित्र राष्ट्र आपका जो है क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। और एक्सिस पावर जो है वो आपका जापान हो जाएगा। धुरी शक्ति क्या हो जाएगा, जापान। बाकी जो मैप में दिया गया है वुलर झील जो है आपका जम्मू में इधर हो जाएगा। उसके बाद ये बिहार है, ये विंध्य श्रेणी है, यहाँ पे ये क्या है, विंध्य श्रेणी है। उसके बाद देखिए ये क्या है नीचे, ये ओडिशा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये मालाबार तट है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एसएसटी का कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।